बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 18 में हिस्टैरिसीस लूप के बारे में देखेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 17 का लास्ट टॉपिक है और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के रह गए हैं वो कंप्लीट करेंगे। यानी कि ये आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर नंबर 18 पे, जिसमें लास्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे हिस्टैरिसीस लूप ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल। अब हिस्टैरिसीस लूप का दूसरा नाम है हिस्टैरिसीस कर्व। अब ये हिस्टैरिसीस उसको क्यों बोलते हैं और इसका नाम हिस्टैरिसीस क्यों आता है, ये लूप कैसे बनती है, इस चीज़ को हम देखने के लिए आज हम थोड़ा सा इसको देखेंगे कि ये डायग्राम कैसे बनती है और ये क्यों, मतलब ये प्रोसीजर कैसे हो रहा होता है। हमने लास्ट टाइम मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बेस पे मटेरियल को 3 हिस्सों पे डिवाइड किया गया। एक, कुछ मटेरियल इस तरह के होते हैं जिनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का बिल्कुल असर नहीं होता, यानी कि वो अपने इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। फिर ऐसे मटेरियल जिनके ऊपर कुछ असर होता है लेकिन जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड में रहते हैं तब तक वो मैग्नेट की तरह काम करते हैं, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में से निकाल देंगे उसको बाहर तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का असर ज़ीरो होना शुरू हो जाएगा और एक टाइम आएगा कि वो ज़ीरो हो जाएगा। और तीसरी तरह के मटेरियल थे जिनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का असर मैक्सिमम होता है, जिसको हम नाम देते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल वो मटेरियल्स होते हैं जिनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का अफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो और उसको हम एज अ मैग्नेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। ठीक है जी। तो उसके लिए हमारे पास जो सबसे सूटेबल है वो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर 2 तरह के मटेरियल हम मोस्टली यूज़ करते हैं, एक आयरन और दूसरा स्टील। दोनों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि आयरन जो है वो जल्दी मैग्नेटाइज भी हो जाता है और डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है, यानी कि इसको मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पेश नहीं आती। और जो दूसरा स्टील है वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि इसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत यूज़ की जाती है। इसलिए हम जो परमानेंट मैग्नेट्स हम बनाते हैं वो ज़्यादातर स्टील वाले ऑब्जेक्ट के बनाते हैं, ताकि एक मरतबा ये परमानेंट मैग्नेट बन जाए तो फिर उसको हम इजीली चेंज नहीं कर सकते। तो हम बेसिकली ये जो कर्व बनाते हैं, ये जो कर्व बनाने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। एक इलेक्ट्रिक करंट भी हम यूज़ कर सकते हैं, और या फिर यूँ कह लें कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान ये कर्व बनती है। अब इसके अंदर आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, यानी कि ये पत्ते की तरह की एक शक्ल बनती हुई नज़र आ रही है। ये ऐसा क्यों होता है और ये क्यों इस तरह की कर्व बनती है, वो हम मज़ीद जब इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे तो फिर हम यहाँ पे इसको समझ लेंगे ये डायग्राम क्यों बनती है इस तरह। तो इन्वेस्टिगेट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, अ बार ऑफ दैट मटेरियल सच एज आयरन इज प्लेस्ड इन एन अल्टरनेटिंग करंट सोलेनॉइड। जैसा कि हमने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा हुआ है कि सोलेनॉइड एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर हम किसी भी मटेरियल को फिल कर सकते हैं। तो हमारे पास एक सोलेनॉइड सिलेंडर था, ठीक है जी। उसके अंदर हमने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी कि एक आयरन का एक पीस हमने डाल दिया उसके अंदर, और उस सोलेनॉइड को हमने अल्टरनेटिंग करंट के साथ जोड़ दिया। जैसे ही हम अल्टरनेटिंग करंट के साथ जोड़ेंगे तो अब करंट के गुजरने की वजह से उस सोलेनॉइड के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। अब क्योंकि जो बार मैग्नेट हमने जो आयरन यूज़ किया हुआ है वो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो वो भी उस मैग्नेटिक फील्ड का असर लेना शुरू हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को वो यूज़ करके अपने डोमेन्स को सेट करना शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने डोमेन थ्योरी के अंदर भी पढ़ा था कि अगर किसी भी मटेरियल को, यानी कि किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी जो डोमेन्स की डी अलाइनमेंट होती है तो वो अलाइन होना शुरू हो जाती है, यानी कि सारे की सारी डोमेन जो हैं वो एक ही तरफ डायरेक्टेड होना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही हम इस आयरन का पीस को सोलेनॉइड के अंदर रखेंगे तो उसके अंदर जो क्या नाम है मैग्नेटाइजेशन शुरू हो जाएगी। मैग्नेटाइजेशन का मतलब ये होगा कि जो उसकी डोमेन्स डी अलाइन थी वो अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। ये किसकी वजह से हुआ जी? ये अप्लाइड करंट की वजह से हुआ। अप्लाइड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी, उस मैग्नेटिक फील्ड ने इसकी डोमेन्स को अलाइन करना शुरू कर दिया। अब हमें पता है कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो उसके अंदर 2 साइकिल होते हैं, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल। अब इनिशियली पॉजिटिव साइकिल की बात करेंगे और उसके बाद फिर नेगेटिव साइकिल की बात करेंगे। व्हेन द अल्टरनेटिंग करंट इज एट द पॉजिटिव पीक वैल्यू, यानी कि पहले पॉजिटिव पीक जाएगी, इट फुली मैग्नेटाइज्ड। तो अब क्या होगा कि जैसे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी तो जो हमने बार रखा हुआ आयरन का
वो फुल मैग्नेटाइज हो जाएगा, वो उस वक्त मैग्नेट बन जाएगा। द स्पेसिमन इन वन डायरेक्शन एंड द करंट इज एट द नेगेटिव पीक, ये अब फुली मैग्नेटाइज हो जाएगा एक डायरेक्शन में। यानी कि अगर हम अलाइनमेंट बनाएं तो सपोज ये हमारे पास एक यहाँ पर मटेरियल है, ये मटेरियल है, इसके अंदर छोटे छोटे हमारे पास छोटे छोटे पीस बने हुए थे, ठीक है जी। अब इसके अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, सब की डायरेक्शन एक तरफ होगी, ये भी इधर को होगी, ये भी इधर को होगी, तो अब ये एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गए हैं सारे। अब जैसे ही हम करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड करेंगे तो अब क्या होगा, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड होने की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदलेगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदलेगी तो ये डोमेन्स को ऑपोजिट साइड पे लेके आने की कोशिश करना शुरू कर देगी। When the current is at negative peak, अब जब करंट दूसरी डायरेक्शन में आ जाएगा, इट फुली मैग्नेटाइज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो अब क्या होगा कि ये पहले डीमैग्नेटाइज होगा और डीमैग्नेटाइज होने के बाद दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। Thus an alternating current changes from positive peak value to negative peak value and then back to positive peak value। अब क्या होगा कि पहले वो पॉजिटिव की तरफ मैग्नेटाइज हुआ, फिर नेगेटिव की तरफ मैग्नेटाइज हुआ और दोबारा फिर पॉजिटिव की तरफ चला, इस तरह पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। द स्पेसिमन अंडरगोज अ कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, अब इसके अंदर एक मरतबा मैग्नेटाइजेशन हो रही है, फिर डीमैग्नेटाइजेशन हो रही है, फिर मैग्नेटाइजेशन हो रही है, फिर डीमैग्नेटाइजेशन हो रही है। तो एक मरतबा इसकी डोमेन इस तरफ को अलाइन हो जाती है, दूसरी मरतबा दोबारा से इधर को अलाइन हो जाती है, तो एक पूरा साइकिल बन जाता है। इस साइकिल को या इस पूरी लूप को हम नाम देते हैं हिस्टेरेसिस लूप। यानी कि अगर हम एक कर्व ड्रा करें मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में, जिसको हम आई भी लिखते हैं और एच भी लिखते हैं, इस कर्व को या इस लूप को हम नाम देते हैं हिस्टेरेसिस कर्व, हिस्टेरेसिस लूप, या अगर हम बड़े लेवल पे बात करें तो ये होता है बी एच कर्व। इस साइड पे आपके पास बी आ जाएगा और इस साइड पे आपके पास एच आ जाएगा। यहाँ पे एच जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको आप आई से भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ हिस्टेरेसिस लूप, ये प्रॉपर्टीज़ अगर हम डिस्कस कर लें तो हमें ये पूरा का पूरा हिस्टेरेसिस लूप के बारे में समझ आ जाएगा। ये बेसिकली प्रॉपर्टीज जो है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की नेचर के बारे में बताएंगी कि अगर हम किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है और कौन कौन सी वैल्यूज़ को हम मेजर कर सकते हैं। नंबर 1 है जी हिस्टेरेसिस क्या चीज़ है। हिस्टेरेसिस द मैग्नेटिज्म लैग बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट। पहले आपने इसको समझना है डायग्राम को, मैं आपको पहले वर्बली बता देता हूँ कि इसके अंदर हमने करना क्या है, फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं। इनिशियली क्या होगा कि आपके पास एक आयरन का पीस होगा, उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। अब जैसे जैसे हम करंट की मिकदार को बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, यानी कि करंट की मिकदार बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है जी। तो जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। एक टाइम आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगी। तो आपके पास ये वाला जो पाथ है ये ट्रेस होगा ओ से लेकर ए तक। अब जब ऑब्जेक्ट मुकम्मल तौर पर मैग्नेटिक फील्ड में आ चुका होगा तो उस वक्त उसके अंदर मुकम्मल तौर पर मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हो जाएगी, यानी कि वो मुकम्मल तौर पर मैग्नेटाइज्ड हो चुका होगा। अब इसके बाद अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हैं तो अब इसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज नहीं करेगी, यानी कि ये मज़ीद और मैग्नेटाइज नहीं होगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बाद। तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं सैचुरेशन पॉइंट का, ठीक है जी। अब क्या होगा कि जैसे जैसे हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड को या करंट को कम करते हैं तो होना तो ये चाहिए कि उसकी इंटेंसिटी के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी कम होनी चाहिए। लेकिन एक टाइम आता है कि मैग्नेटिक फील्ड उसके पैटर्न पे उसी तरह काम नहीं होती, लेकिन उसका जो पैटर्न जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसी पैटर्न पे काम नहीं हो रही। यानी कि अगर आप करंट को ज़ीरो भी कर देते हैं, करंट को ज़ीरो करने के बावजूद भी उस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ रहेगी, यानी कि उसके अंदर मैग्नेटाइजिंग का इफेक्ट रहेगा। यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि जब आप करंट को बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं, करंट को ज़ीरो करने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे नहीं है, खुद आपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड नहीं की। जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड नहीं की तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो होनी चाहिए, लेकिन उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं होती। और इसका मतलब है कि उस मटेरियल ने कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट को स्टोर कर लिया हुआ है,
कुछ एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर कर ली हुई है। ये जो एनर्जी है इस पॉइंट को यानी कि O से लेकर R तक, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं जी रिटेनिविटी या रेमिनेंस। दो नाम है इसके, रेमिनेंस और रिटेनिविटी। अब हमने क्या किया, हमने देखा कि नॉर्मल कंडीशन के ऊपर भी उस मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुई, यानी कि वो अभी भी मैग्नेटाइज्ड है। तो फिर हमने क्या किया, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। जैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट को प्रोवाइड करेंगे तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन बदलेगी। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बदलने की वजह से क्या होगा कि वो मटेरियल के अंदर जो डोमेन्स अलाइन हुई थी एक डायरेक्शन में, वो डी अलाइन होना शुरू हो जाएगी, यानी कि अब उसकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे डोमेन्स डी अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। एक टाइम आएगा कि जब उसे हम करंट प्रोवाइड करेंगे और सारे के सारे डोमेन्स डी अलाइन होके मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो हो चुकी होगी। अब देखिए इस पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें, इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो हो गई है लेकिन इंटेंसिटी जीरो नहीं हुई, यानी कि करंट की मिकदार जीरो नहीं हुई उस वक्त। ठीक है जी। अगर हम करंट को भी देख लें तो तब भी हमें ये बात अंडरस्टैंड हो जाएगी। करंट को अगर हम जीरो ना करें उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से लेकर O से लेकर होना तो ये चाहिए था कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर आनी चाहिए थी, लेकिन वो थोड़ी सी आगे निकल गई। इसका मतलब है कि ये वैल्यू जीरो नहीं हुई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो गई है लेकिन करंट की वैल्यू उस वक्त जीरो नहीं है। अब इसके दरमियान इतना गैप आ गया, इस गैप को O से लेकर E तक जो गैप है इसको हम नाम देते हैं जी कोरेसिविटी का। क्या नाम देते हैं जी? कोरेसिविटी, यानी कि इसके अंदर करेक्टनेस आ गई है, अपनी दोबारा उसी पोजीशन पे वापस आ गया है जिसके लिए हमने इसको बनाया था, यानी कि अब ये न्यूट्रल हो गया जिस तरह पहले हमारे पास इनिशियली था। अब फिर हमने क्या किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में मजीद करंट बढ़ाना शुरू कर दिया। करते 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 जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे तो अब मटेरियल ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। अब मैग्नेटाइज होते होते फिर इसी पॉइंट पे पहुंचेगा। अब मजीद अगर हम करंट को बढ़ाते हैं तो ये जो मटेरियल है मजीद अपनी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को इंक्रीज नहीं करेगा। जब मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को इंक्रीज नहीं करेगा तो उसका मतलब है कि अब ये सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। जैसे कि इस पॉइंट के ऊपर आया था पी पॉजिटिव पीक के लिए, इस पॉइंट के ऊपर आएगा नेगेटिव पीक के लिए। तो डी पॉइंट और ए पॉइंट जो है ये इसको हम कह सकते हैं कि ये सैचुरेशन पॉइंट है। अब फिर से वही, अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में वो हो गया है, मैग्नेटाइज हो गया है। अब दोबारा से हम इसको डीमैग्नेटाइज करेंगे। अब हमने इसको नेगेटिव पीक प्रोवाइड की थी, अब दोबारा से हम इसको पॉजिटिव पीक प्रोवाइड करेंगे। जैसे हम पॉजिटिव पीक प्रोवाइड करेंगे तो अब ये दोबारा से डी अलाइन हो जाएगा, दोबारा से उसी पोजीशन पे। अब हमने जब इसको करंट को जीरो करते 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 जब मुकम्मल तौर पर जीरो कर दिया, अब देखें अगर करंट को जीरो करें तो वो इस पाथ पे जाएगा और यहाँ पर जीरो हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर इस मटेरियल के अंदर एक मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट मौजूद रहेगा, लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। इस पॉइंट को अगर आप नाम दे दें तो ये क्यू पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात नोट कर लेनी है कि ओ आर पॉइंट और ओ क्यू पॉइंट यानी कि दोनों की लेंथ एक जैसी होनी चाहिए, ये सेम होनी चाहिए। तो जितनी पॉजिटिव पीक के लिए है उतनी ही नेगेटिव पीक के लिए होनी चाहिए। अब फिर से वही तरीकाकार कि पॉजिटिव पीक वाला करंट जो है वो इंक्रीज करेंगे करते करते, जब हम एक पॉइंट पे जाएंगे तो सारे के सारे डोमेन्स दोबारा से डी अलाइन हो जाएंगी, अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे और उस वक्त मैग्नेटिक इफेक्ट जीरो हो जाएगा। और जब हम करंट को मजीद बढ़ाएंगे तो करंट इस पोजीशन पे वापस आ जाएगा। अब आप देखते हैं कि जिस तरह हम इस पूरे साइकिल को कंप्लीट करवाते हैं तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड उस पैटर्न पे दोबारा वापस नहीं आते जिस पैटर्न पे इनिशियली थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज वाले एक साइकिल में से गुजार देते हैं तो उसके अंदर जो डोमेन्स हैं वो दोबारा उस पोजीशन पे कभी भी वापस नहीं आ सकती। अगर तो ये पाथ दोबारा से ट्रेस हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि दोबारा उसी पोजीशन पे वापस आ गई हैं। लेकिन हमने कहा है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं या स्टोर कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से ये ट्रेस कभी भी नहीं मुमकिन होगा। तो हमने ये सारी बातें इसके अंदर देख ली हुई हैं। हिस्टेरिसिस क्या है, तो मैग्नेटाइजिंग। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब आपने करंट को जीरो किया यानी कि इंटेंसिटी को जीरो किया तो मैग्नेटिक इफेक्ट जीरो नहीं हुआ। तो अब इसका मतलब है कि मैग्नेटिक इफेक्ट मैक्सिमम वैल्यू है और उस वक्त आपका करंट या इंटेंसिटी जो है वो
मिनिमम वैल्यू पे है, तो इसमें जो मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है वो लीड कर रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लीड कर रही है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है वो लैग कर रही है। मैग्नेटिज्म लैग बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट, ये करंट को क्या करेगी, लैग कर देगी, पीछे छोड़ देगी। दिस फिनोमेना इज नोन एज अ हिस्टेरेसिस, ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर मैग्नेटाइजिंग जो है वो मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो मैग्नेटिक करंट को पीछे छोड़ दे, उसको हम कहते हैं हिस्टेरेसिस। इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी फॉर एनी वैल्यू ऑफ द करंट इज ऑलवेज ग्रेटर व्हेन द करंट इज डिक्रीजिंग देन व्हेन इट इज इंक्रीजिंग। अब उसने कहा है कि हर पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें तो मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ज़्यादा है, करंट की वैल्यू उस वक्त कम होती है, करंट बाद में आता है और मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट पहले हो जाता है। किस वजह से होता है, क्योंकि उसकी डोमेन उस तरह अलाइन हो चुकी होती है। द अलाइनमेंट ऑफ, उसके बाद सैचुरेशन पॉइंट, द अलाइनमेंट ऑफ द डोमेन्स ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। अब जब हम इसको अलाइन कर देते हैं तो ये अपनी मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाता है। इस पॉइंट ए को हम नाम देते हैं सैचुरेशन पॉइंट। द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम जीरो एंड रीच अ मैक्सिमम वैल्यू। फ्लक्स डेंसिटी क्या करती है, जीरो से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक चली जाती है, लेकिन उस वक्त द मटेरियल सेट टू बी मैग्नेटिकली सैचुरेटेड। अब उस वक्त करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी मैक्सिमम है। अब मजीद उसके अंदर और मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं हो सकता या मैग्नेटिज्म नहीं हो सकता, तो उसको हम नाम देते हैं सैचुरेशन पॉइंट का। उसके बाद रेमेनेंस व्हेन द करंट इज रिड्यूस टू जीरो। अब करंट को क्या कर रहे हैं हम, ये देखें जीरो कर रहे हैं। द मटेरियल स्टिल रिमेन स्ट्रांगली मैग्नेटाइज। अब मटेरियल अभी भी मैग्नेटाइज है, ठीक है जी। यहाँ पे देखें, ये अब इसको हम जीरो कर रहे हैं तो अब मटेरियल फिर भी मैग्नेटाइज है। अगर डीमैग्नेटाइज होता तो इसका मतलब है कि वो इस पाथ पे आता, लेकिन वो अभी उस हिसाब से मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ। रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट आर ऑन द कर्व, तो ये आपको पॉइंट आर भी नजर आ रहा है यहाँ पर। इट इज ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ द डोमेन टू स्टे पार्शली इन लाइन वंस दे हैव बीन अलाइन। तो ये उसकी इसकी सलाहियत है कि जब वो एक मरतबा उसको हम अलाइन कर दें तो दोबारा से वो डी अलाइन बड़ी मुश्किल से होता है, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है जी। तो इस पॉइंट आर को हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं रेमेनेंस या रिटेन्यूटी। अब कोरेसिविटी क्या है कि इसकी अलाइनमेंट जो खुद से बन गई हैं, इसको हमने नल करना है या न्यूट्रल करना है, तो अब हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो डीमैग्नेटाइज, तो पहला वर्ड उसने ये कहा है कि इसको अगर हमने डीमैग्नेटाइज करना है तो डीमैग्नेटाइज अ मटेरियल द मैग्नेटाइजिंग करंट इज रिवर्स इंक्रीज टू रिड्यूस द मैग्नेटाइजेशन जीरो। तो अगर हम करंट को इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटाइजिंग जो है वो मैग्नेटिज्म जो है वो जीरो होते 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 इस पॉइंट पे आ जाएगी, कम होते होते जीरो पे आ जाएगी। उस पॉइंट को सी से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज नॉन एज अ कोरेसिव करंट। ऐसा करंट है जिस पॉइंट के ऊपर पूरा मटेरियल दोबारा से जीरो मैग्नेटिक फील्ड शो करवाए, उसको नाम देते हैं जी कोरेसिव करंट। रिप्रेजेंटेड बाय सी ऑन द कर्व, तो इसको नाम देते हैं सी पॉइंट से। ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया। दीज कोरेसिविटी ऑफ स्टील इज मोर देन द ऑफ आयरन एज मोर इन द करंट नीडेड टू डीमैग्नेटाइज इट। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है कि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर फ़र्क क्या होता है कि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ये कोरेसिव पॉइंट ज़्यादा होता है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ये पॉइंट कम होता है, क्योंकि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पेश आती है। और सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाता है और डीमैग्नेटाइज हो जाता है, इसलिए उसके लिए हमें वैल्यू कम रखनी पड़ती है। तो इसलिए कोरेसिविटी जो है वो इसके लिए कम होगी, ये आयरन के लिए है, और इसके लिए ज़्यादा हो जाएगी। अब चलते हैं जी एरिया ऑफ द लूप। अब आपको यहाँ से भी नज़र आ रहा है कि दो डायग्राम बनी हुई है, इसका एरिया ज़्यादा है और इसका एरिया कम है। जिस मटेरियल का एरिया ज़्यादा निकल रहा है, इसका मतलब है वो ज़्यादा हार्ड है। क्या है जी, वो ज़्यादा हार्ड है। और जिस मटेरियल का एरिया कम है वो सॉफ्ट होगा। तो हमें पता है कि आयरन जो होता है उसका ये मटेरियल जो है वो आयरन जो है वो सॉफ्ट मटेरियल के अंदर कंसिडर किया जाता है। उसका मतलब है कि ये वाली जो कर्व है ये आयरन के लिए बनेगी, और स्टील जो है वो ज़्यादा हार्ड है, उसके लिए ये वाली कर्व बनेगी। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है हिस्टेरेसिस लूप ऑफ स्टील और हिस्टेरेसिस लूप ऑफ सॉफ्ट आयरन।
तो यही बात इसने की है इसके अंदर, द एरिया ऑफ द लूप इज अ मेजर ऑफ द एनर्जी नीडेड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज अ स्पेसिमन ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट। तो एरिया जितना ज़्यादा होगा उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि इसको कितनी ज़्यादा एनर्जी या कितनी कम एनर्जी चाहिए होगी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए। दिस इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू वर्क अगेंस्ट द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द डोमेन। तो ये एनर्जी कौन सी होगी, ये डोमेन को अलाइन और डी अलाइन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब डोमेन को अलाइन और डी अलाइन करेंगे इसका मतलब है कि उसके पार्टिकल को चेंज करेंगे, उसकी पोजीशन को, उसकी जगह को चेंज, उस साइड को चेंज करेंगे। जब साइड को चेंज करेंगे इसका मतलब है कि हमें वर्क डन करना पड़ेगा उसके ऊपर। द वर्क इज डिसिपेटेड एज हीट। तो जो जितनी एनर्जी देंगे वो सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में। इट इज़ कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस। इसका दूसरा नाम क्या है जी, हिस्टेरेसिस लॉस। मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए जितनी हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है उसमें जितना लॉस आ जाता है एनर्जी के लिए उसको हम नाम देते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल लाइक स्टील कैन नॉट बी इजीली मैग्नेटाइज, मैंने आपको बात बता दी, एंड डीमैग्नेटाइज। So they have large loop area as compared to soft magnetic material such as iron which can easily demagnetize। अब उसने कहा है कि स्टील का एरिया बड़ा होगा बनिस्बत आयरन के, क्योंकि इसका मटेरियल हार्ड है तो इसके लिए ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और ये मटेरियल सॉफ्ट है तो इसके लिए कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी हमें। द एनर्जी डेसिपेटेड पर साइकिल दस फॉर द आयरन इज लेस देन फॉर द स्टील। तो यही बात अभी हमने की है कि इसके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी और आयरन के लिए एनर्जी कम चाहिए होगी, उसके लिए एनर्जी का लॉस भी कम हो जाएगा। अब इसका एडवांटेजेस क्या है हमारे लिए, इसका एडवांटेज सबसे बड़ा ये होगा कि हमें मटेरियल के ऊपर लगने वाली फोर्स के बारे में पता चल जाएगा, कितनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए। ग्राफ हमें ये चीज़ बता दें। Suitability of magnetic material for different purposes can be studied by the taking the specimen through the complete cycle and drawing the hysteresis laws। पहला पॉइंट क्या है, a material with high retentivity and large corrosive force would be most suitable to make the permanent magnet। अगर हमने एक मैग्नेट बनाना है तो मैग्नेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा मटेरियल को यूज करना पड़ेगा, इसको या इसको। तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा वो ना तो इजीली मैग्नेटाइज होगा ना इजीली डीमैग्नेटाइज होगा। तो जब हमने इसको एक मरतबा मैग्नेटाइज कर लिया तो दोबारा से वो डीमैग्नेटाइज नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि मैग्नेटिक जो होता है उसको हार्ड मटेरियल उसके लिए यूज़ किया जाए। तो अगर हमने परमानेंट मैग्नेटिक बनाना है तो हम क्या करते होते हैं, ऐसा मटेरियल चूज करते हैं जिसकी रिटेनिविटी और कोरेसिव फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए। तो यानी कि स्टील जो है वो हमारे लिए सूटेबल है। The cores of the electromagnet used for the alternating current where the specimen repeatedly undergoes the magnetization and demagnetization should have narrow hysteresis curve of small area to minimize the waste of energy। तो इससे हमें एनर्जी के बारे में भी पता चल जाता है कि कौन सा मटेरियल कितनी एनर्जी को लॉस कर रहा है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के अमल के अंदर, तो हम उसके मुताबिक उसकी एनर्जी को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा था लास्ट टॉपिक। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल या शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो हमारे रहते हैं, वो आप देखते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कवर हुए हैं जी। व्हाट इज मीन बाय पैरा डाया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, गिव एन एग्जांपल। तो लेक्चर नंबर 17 के अंदर हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी और लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था, उसके अंदर डेफिनेशंस आ गई थी। तो आपने इन तीनों की डेफिनेशन लिखनी है, साथ एग्जाम्पल भी राइट की हुई थी तो वो आपने राइट करनी है। व्हाट इज मीन बाय हिस्टेरेसिस लॉस, अभी हम पढ़ के हटे हैं, ये वाला पॉइंट पूरा ये आपने लिखना है इसके अंदर। हाउ इट इज़ यूज टू मेजर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, तो ये आपने जब इसका ये पूरा का पूरा आंसर लिख देना है ये वाला, तो ये इसके अंदर इसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो लेक्चर नंबर 18 में हमने इसको कवर किया है जी। तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूरे हो गए। अब न्यूमेरिकल नंबर है जी 1, 2 और 3। तो पहला न्यूमेरिकल है 1.2 सेंटीमीटर डायमीटर सिलेंडर इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 2500 किलोमीटर। एक हमारे पास सिलेंडर है जिसका डायमीटर है 1.25 सेंटीमीटर और उसके ऊपर हमने वेट लगा दिया है जी 2500 किलोग्राम, यानी कि 2500 किलोग्राम। कैलकुलेटर स्ट्रेस ऑन द बार इन द मेगा पास्कल। तो उस सिलेंडर के ऊपर कितनी स्ट्रेस अप्लाई की जा रही है तो उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो डायमीटर दिया हुआ है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, मैथ दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पुट कर दी। स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, स्ट्रेस का फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स होता है यहाँ पर mg के बराबर, हमें पता है कि फोर्स यहाँ पर वेट के बराबर है। और एरिया हमारे पास होता है पाई r स्क्वायर
सिलेंडर है तो सिलेंडर के लिए हम यूज़ करते हैं पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह पर डी/2 पुट करते हैं, डी/2 पुट करेंगे तो डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो जब ये 4 मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाकर तो हो जाएगा 4mg डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर। अब इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की, मल्टीप्लाई करवाया और ये आपके पास आंसर आ गया। आंसर उसने कहा था मेगा पास्कल में लेके आना, तो मेगा पास्कल में हमें पता है कि 10⁻6 किसके बराबर होती है, मेगा के, तो 199.7 मेगा पास्कल होता है और ये इसको हम राउंड ऑफ करें तो 200 बन जाएगा। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 2, a 1 meter long copper wire is subjected to stretching force and its length increased by 20 centimeter. Calculate the tensile strain and percentage elongation which is the wire undergoes. उसने कहा है कि एक वायर है जिसकी लंबाई है 1 मीटर, अब उसके अंदर 20 सेंटीमीटर और इंक्रीज़ कर दिया हमने, तो बताएं कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेन कितनी है और कितनी % उसके अंदर इंक्रीमेंट आया है। तो ये हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। लेंथ गिवन है 1 मीटर, इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करेंगे 20 सेंटीमीटर है, तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो ये डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा। कैलकुलेट क्या करना है, टेंसाइल स्ट्रेन, और नंबर 2 इज परसेंटेज इन चेंज इन लेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेन हमें पता है कि लेंथ के अंदर चेंज होता है डेल्टा एल ओवर एल, तो डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है, दोनों को डिवाइड करवाया तो आंसर आ गया 0.2। तो यहाँ पे यूनिट हमने नहीं लिखा, भूल गए शायद, यहाँ पे यूनिट इसका कोई भी नहीं आएगा, हमें पता है कि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए यहाँ पर कोई यूनिट नहीं आएगा। परसेंटेज इन द चेंज इन लेंथ, तो हमें पता है कि परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जो वैल्यूज आई होती है उससे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 20% इसके अंदर चेंज आ गया है जी। और न्यूमेरिकल नंबर 3, अ वायर 2.5 मीटर लॉन्ग, अब यहाँ पर लंबाई थी 1 मीटर, यहाँ पर कितनी है 2.5 मीटर, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, स्ट्रेच बाय 1.5 मिलीमीटर बाय द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन द इलास्टिक रीजन। एक वायर है जिसको हमने, जिसकी लंबाई थी 2.5 और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर है। अब हमने उसको स्ट्रेच किया है जी 1.5 मिलीमीटर तक, फोर्स लगाई है कितनी 100 न्यूटन। कैलकुलेट क्या करना है जी, स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस और एनर्जी। तो हमारे पास ये वैल्यूज है जी, लेंथ गिवन है 2.5, फोर्स गिवन है 100 न्यूटन, चेंज इन लेंथ 1.5 मिलीमीटर, तो यहाँ पर हम चेंज ऑफ लेंथ की जगह पर L1 भी लिख सकते हैं जो हमने टॉपिक के अंदर यूज़ किया था। तो मिलीमीटर को हम जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मीटर आएगा तो ये इसको हम कट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है जी। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया है जी 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। डिटरमाइन क्या करना है, स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस और एनर्जी इसके अंदर जो स्टोर हो चुकी है। टेंसाइल स्ट्रेन किसके बराबर है, अभी हमने फार्मूला पढ़ा ऊपर, डेल्टा एल ओवर एल के बराबर दोनों वैल्यूज पुट किए तो आंसर आ गया 0.06। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे उसके बाद ये आपका आंसर आ गया। अब हमने कैलकुलेट क्या करना था, यंग्स मॉडुलस। हमें पता है कि यंग्स मॉडुलस जो है वो, या इलास्टिक मॉडुलस जो है, इलास्टिसिटी जिसे हम बोलते हैं, तो वो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के बराबर आता है। स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास गिवन है, स्ट्रेस की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और स्ट्रेन की वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है, हमने कैलकुलेट कर ली हुई है। तो ये इस फार्मूले के ज़रिए से पहले हम स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से F ओवर A था, फोर्स की वैल्यू गिवन है, A की वैल्यू गिवन है, दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो जब हम इसको इस फार्मूले में पुट करेंगे, स्ट्रेस की जगह पर ये वाला वैल्यू, स्ट्रेन की जगह पर ये वाली वैल्यू, तो ये आंसर आ जाएगा 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻10 पास्कल, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपने कर लेनी है। तो उसके बाद है जी ये इसका यंग मॉडुलस भी आ गया। उसके बाद एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, एनर्जी का फार्मूला हमें पड़ा 1/2 YA डेल्टा एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। तो ये मैंने वही तरीके से लिखा है जो हमने टॉपिक के अंदर पढ़ा था, तो ताकि आपको समझने में ज़्यादा जल्दी आसानी हो जाए। तो ई जो है वो यहाँ पर यंग मॉडुलस है, ए इसका एरिया, L1 जो है ये चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल, ठीक है जी। तो डेल्टा एल हमने यहाँ पे पुट करना है इसकी वैल्यू को, तो L1 दो मरतबा आ जाएगा तो स्क्वायर आ जाएगा, और L जो है वो आपके पास कैपिटल वैल्यू है इसकी। जब इसको वैल्यूज़ यहाँ पे पुट किया, मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया तो आंसर आ गया 0.075 जूल। तो ये हमारे पास 3 न्यूमेरिकल थे, न्यूमेरिकल नंबर 4 और न्यूमेरिकल नंबर 5 इस चैप्टर में आपकी असाइनमेंट है जी। जब आप नेक्स्ट टाइम ये टेस्ट लेके आएंगे जुमेरात वाले दिन, तो आप इसके साथ राइट करके लाएंगे। न्यूमेरिकल नंबर 4 और न्यूमेरिकल नंबर 5 आप लोगों की असाइनमेंट है इस चैप्टर में।
दोबारा से बोल देता हूँ, न्यूमेरिकल नंबर 4 और 5 आप लोगों की असाइनमेंट है। जो बच्चे असाइनमेंट नहीं राइट करेंगे उसके नंबर भी उसके मुताबिक 0 होंगे और टेस्ट में भी उसके नंबर 0 होंगे। यह मैं आपको पहले बता रहा हूँ। पिछले चैप्टर में भी एक असाइनमेंट थी, उस चैप्टर में भी एक असाइनमेंट है। चैप्टर हमारा क्लोज हो गया है। और इस चैप्टर में अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई बात कंफ्यूज कर रही हो आपको, तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेनी है। कॉलेज में भी आ सकते हैं, किसी भी टाइम आप आके पूछ सकते हैं। और कोई भी कन्फ्यूजन है तो आपने पूछ लेना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स। उतनी देर तक अपना ख्याल रखिएगा, बुक पढ़ते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।